नमस्कार। धारा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका आकाश सर उपस्थित हूं एक बार फिर से आप सभी के समक्ष धारा जीएस के डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत, जिसमें हम हर दिन का करंट अफेयर डील करते हैं प्रश्नोत्तर शैली में। जैसा कि आज हम करने वाले हैं 4 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट इवेंट को डिस्कस। अगर आप सीजीपीएससी की तैयारी करते हैं, व्यापम की तैयारी करते हैं, या आप किसी भी उस एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें करंट अफेयर पूछा जाता है, तो यह सीरीज आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी। तो आप इस सीरीज के साथ निरंतर जुड़े रहें। जो भी चीज आप यहां पर स्क्रीन में देख रहे हैं, जो भी कंटेंट आज हम डील करेंगे, इसे भी आप पीडीएफ के रूप में प्राप्त कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से। तो अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़े नहीं हैं तो बिना देरी किए जुड़ जाएं, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में भी नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए आज का कंटेंट हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रिवीजन वन लाइनर्स के क्वेश्चन को, उनके आंसर को। क्या है ये रिवीजन वन लाइनर्स? तो हर वीडियो के अंत में मैं आप लोगों से 2-4 क्वेश्चन पूछता हूं और अपेक्षा करता हूं कि आप इसका उत्तर कमेंट सेक्शन में देंगे, और अगले वीडियो में उसी क्वेश्चन और उसके आंसर पर डिस्कस करते हुए वीडियो की शुरुआत करता हूं। तो उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए डिस्कस करना शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कल के वीडियो में कि कैस्पियन पाइपलाइन कंसोर्टियम जो हाल ही में समाचारों में था, ये किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इसका सही जवाब क्या है? ये जोड़ता है भाई रशिया को और उसका पड़ोसी देश कजाकिस्तान को। ठीक है, लगभग 900 मील लंबा ये पाइपलाइन है जिसमें ऑयल सप्लाई किया जाता है। कजाकिस्तान के ऑयल फील्ड से लेकर रशिया के क्षेत्र तक ये फैला हुआ है। एक तरह से आप इसे ऐसे देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में ऑयल सप्लाई को लेकर कुछ बड़े पाइपलाइन प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं, उनमें से एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट ये भी है। न्यूज में क्यों था? क्योंकि रशिया ने यह क्लेम किया था कि यूक्रेन ने इस पाइपलाइन कंसोर्टियम के पंप हाउस में ड्रोन अटैक किया है, जिस वजह से जो ऑयल सप्लाई हो रहा है इस पाइपलाइन से, उसकी गति में 30 से 40% का रिडक्शन हुआ है, जो कि आगे चलकर पूरे विश्व स्तर पर ऑयल सप्लाई के ब्लॉकेज के तौर पर काम करेगा, और हो सकता है कि इवेंचुअली ये ऑयल प्राइसेस को बढ़ाने का भी काम करे। और आपको पता भी है कि रशिया और यूक्रेन का ये जो जंग है अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, बहुत ज्यादा इसमें चर्चा हो रही है, क्योंकि यूएस और यूरोपियन यूनियन के कुछ देश लगातार एक्टिव हैं इस बात को लेकर कि आखिर ये यूक्रेन और रशिया का जो जंग चल रहा है वो किस तरह का मोड़ लेगा, आगे किस तरह से चलने वाला है या किस तरह से रुकने वाला है। तो यूक्रेन और रशिया के यह जो जंग चल रहा है, जो भी डेवलपमेंट चल रहा है, जियोपॉलिटिक्स को समझना है अगर, तो इससे रिलेटेड न्यूज के साथ लगातार आप बना रहें। और मैं हर दिन डेली करंट अफेयर सीरीज के अंतर्गत उन इंपॉर्टेंट इवेंट को भी डिस्कस करता जाऊंगा। तो आप इस सीरीज के साथ भी जुड़े रहेंगे तो आपको उससे संबंधित जानकारी मिलते रहेगी और समझ भी विकसित होते रहेगी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन आप लोगों से यह पूछा गया था कि 2024 के लिए बीबीसी भारतीय स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? नामित किया गया है मनु भाकर जी को, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में मेडल जीता। चलिए आप ये बताइए कि इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ठीक है, इन्होंने कितने मेडल जीता, और यह भी बताना है कि ये किस स्पोर्ट से बिलोंग करती हैं। कमेंट सेक्शन में आप आंसर करके इन 3 सवालों के जवाब देंगे। ठीक है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। फिर वित्तीय वर्ष 2025 की तीसरी तिमाही अक्टूबर-दिसंबर में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर क्या थी? तो इसका सही जवाब क्या है? 6.4%। कुछ ऐसा ही टॉपिक हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है, जिसमें हम 2024-25 के Q3 के जो जीडीपी ग्रोथ रेट्स के जो आंकड़े आए हैं उसको हम लोगों ने समझा था। हमने ये देखा था कि भाई पूरे 9 महीने में कितना जीडीपी ग्रोथ रेट दिख रहा है 2024-25 के लिए, और उसके अनुमान में पूरे वित्तीय वर्ष में रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट क्या आएगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है वो इकोनॉमी को समझने के लिए। तो पिछले वीडियो में जाकर आप उसे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। चलिए, लास्ट क्वेश्चन आप लोगों से पिछले वीडियो के अंतिम में यह पूछा गया था कि भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहां उद्घाटन किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? उद्घाटन किया गया है न्यू दिल्ली में। देखिए, अभी रिसेंट में क्या हुआ कि हमारे मौसम विभाग ने लगभग 150 साल पूरा किया, और ऐसे 150 साल को मार्क करते हुए दीवार को पेंट किया गया है
पेंटिंग बनाई गई है जिसमें यह बताया गया है कि कैसे हमारा मौसम विभाग इस 150 साल में जर्नी तय किया है, कैसे शुरू हुआ, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इसने खोज किए, क्या फाइंडिंग्स थी और अभी वर्तमान में क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज दीवारों में बनाई गई है और उसे ही क्या बोला जा रहा है, ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम। ठीक है, तो इतने क्वेश्चन पूछे गए थे और उनका वन लाइनर आंसर ये सब है। अब आंसर देने वाले जो छात्र हैं वो कौन हैं, तो अमन सागर सिन्हा जी हैं और आकांक्षा पाटिल जी हैं। तो आप सभी के लिए कीप इट अप, लगातार इसी तरह से आप बने रहें, पढ़ते रहें, समझते रहें और क्वेश्चन का आंसर देते रहें, क्योंकि निरंतरता ही असली कुंजी है सफलता प्राप्त करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आज के कंटेंट पर चलते हैं। ज्यादा कंटेंट नहीं है, 3-4 ही कंटेंट है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाले कंटेंट भी नहीं है, लेकिन कुछ तो इंपॉर्टेंट है और डेली करंट अफेयर सीरीज है तो हम लोग उसको डिस्कस तो करेंगे ही। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आज, पहला टॉपिक जो है, एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कहां आयोजित की गई थी? वेयर वाज द एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 कंडक्टेड? कौन कौन सा स्थान ऑप्शन में दिया गया है? जोधपुर राजस्थान में किया गया है, या गुजरात के रण ऑफ कच्छ में किया गया है, कि हिमाचल प्रदेश की स्पीति घाटी में किया गया है, कि लद्दाख के नुब्रा घाटी में किया गया है? तो इसका सही जवाब क्या है? यह किया गया है एक्सरसाइज डेजर्ट हंट 2025 का आयोजन जोधपुर राजस्थान में। चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ हम जानकारी देख लेते हैं। कब से कब तक हुआ है इस एक्सरसाइज का आयोजन? तो 24 से 28 फरवरी 2025 तक ये चला है ये एक्सरसाइज। कहां पर? तो एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर राजस्थान में। अब किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया था? तो भारतीय वायु सेना अर्थात इंडियन एयरफोर्स के द्वारा किया गया था। क्या है ये एक्सरसाइज? इस एक्सरसाइज में हमारे तीनों सेना आपस में मिलकर एक्सरसाइज करते हैं। और तीनों सेना के कौन कौन से विंग इसमें शामिल हुए थे? तो इंडियन आर्मी का पैरा स्पेशल फोर्स, नेवी का मराइन कमांडोज और एयरफोर्स गार्ड स्पेशल फोर्स के विंग तीनों ही सेना से आकर इसमें मिले थे, एक्सरसाइज किए थे। और क्यों किया जाता है ये एक्सरसाइज? क्योंकि आपस में ये तालमेल बैठा पाए, कोऑर्डिनेशन कर पाए और आपस में अपने जो रणनीति है उसको भी साझा कर पाए, जो इवेंचुअली एक समरूपता लेकर आएगा देश की सुरक्षा दृष्टिकोण से। ठीक है, देश की सुरक्षा दृष्टिकोण से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दिया सलाई किस नोबेल शांति पुरस्कार विजेता की आत्मकथा है? दिया सलाई इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच नोबेल पीस प्राइज लॉरेट? मलाला यूसुफजई, की कैलाश सत्यार्थी जी, की एस चंद्रशेखर जी, की मदर टेरेसा जी? तो इसका सही जवाब क्या है? कैलाश सत्यार्थी जी। कई बार किताबों से संबंधित भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं भाई इनके इस किताब के बारे में? ये रहा किताब, पहली बात तो आत्मकथा कैलाश सत्यार्थी। हम डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी हाल ही में इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स IGNCA में इनकी इस किताबों पर डिस्कशन हुआ था, बातचीत हो रही थी, जिसमें कौन शामिल थे? चीफ गेस्ट के तौर पर हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी। और इस वजह से ये न्यूज में रहा भी था और किताब क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं एग्जाम में, तो इसलिए इस पर डिस्कशन किया जा रहा है। इस आत्मकथा में, कैलाश सत्यार्थी जी की आत्मकथा में यही बताया गया है कि आखिर कैसे एक विदिशा का बालक आगे चलकर बाल अधिकारों के लिए संघर्ष करता है और लगभग 140 देशों के लाखों बालकों को, बच्चों को वो दासता और शोषण के खिलाफ बचाता है। ठीक है, तो अगर आपको समय मिले तो आप लोगों को पढ़ना चाहिए। ऐसे महान व्यक्तित्व के जब आप आत्मकथा पढ़ते हैं तो उससे जो भी आप सीखते हैं, जो भी आप लर्निंग पाते हैं, वो लर्निंग को आप अपने प्रिपरेशन, अपने संघर्षों में भी रख सकते हैं, देख सकते हैं और आपको काफी कुछ सहायता मिलेगी, काफी कुछ रास्ता दिखता है कि कैसे आप अपने संघर्षों को पार कर सकते हैं किसी और के संघर्ष की कहानी को पढ़कर, समझकर। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक है, 2025 का छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप खिताब किसने जीता? हु वन द छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप टाइटल 2025? शौर्य भट्टाचार्य जी, की मनु गंडास जी, की ओम प्रकाश चौहान जी, की अमन राज जी? जो इसका सही जवाब क्या है? शौर्य भट्टाचार्य जी। किसने किया था इस चैंपियनशिप का आयोजन? तो यह चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है SECL के द्वारा, अर्थात साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के द्वारा। तो साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड
छत्तीसगढ़ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप इसका नाम था, जिसका आयोजन कहां किया गया? फेयरवे गोल्फ एंड लेक रिसोर्ट नया रायपुर में। तो ये जीत गए इसको, चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चले अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन है कि विश्व वन्य जीव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? When is वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे ऑब्जर्व एवरी ईयर? तो इसका सही जवाब क्या है? 3 मार्च को। समझ लेते हैं इस बार का थीम क्या है। तो सबसे पहली बात तो कौन मनाता है, कौन सेलिब्रेट करता है 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर? तो उसका सही जवाब क्या है? यूनाइटेड नेशन। ठीक है, तो 3 मार्च को आयोजन किया। इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम है फाइनेंसिंग वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड द प्लैनेट। ठीक है, 2013 से इस 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के तौर पर मनाया जाना शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ओवरऑल आज इतने ही 4-5 टॉपिक थे जो आज के करंट अफेयर का हिस्सा थे। अब वही वीडियो के अंत में रिवीजन वन लाइनर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है कि हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन ओरिजिन डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? अमेरिका का FBI एजेंसी है, जांच ब्यूरो है, इसके एक डायरेक्टर बने हैं जो इंडियन ओरिजिन से हैं। तो उसका नाम क्या है? मैंने पिछले किसी वीडियो में इसे डिस्कस किया है। विच कंट्री हैज ज्वाइंड ओपेक प्लस इन फरवरी 2025? एक संगठन है जो मिडिल ईस्ट के कंट्रीज हैं मुख्य तौर पर, या आप ऐसे कह सकते हैं कि ऑयल एक्सपोर्ट करने वाले देशों का एक संगठन है जो पूरे दुनिया में ये तय करते हैं कि कितना तेल का उत्पादन होना चाहिए, कितनी सप्लाई होनी चाहिए, किस कीमत पर होनी चाहिए। और इसी संगठन में रिसेंट में एक देश और शामिल हुआ है, तो उसी का नाम बताना है इस प्रश्न के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, नौरू द्वीप जो समाचारों में देखा गया था किस महासागर में स्थित है? तो ये बताना है। और 34th ITTF ATTU एशियन कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो इन सभी के क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट सेक्शन पर देंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। ठीक है, चलिए जाते जाते आप लोगों को एक संस्थागत जानकारी भी दे दूं। आप सभी को पता है कि CGPSC ने रिसेंट में क्या किया है? असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है 30 पोस्ट का। अब कितने चरण पर एग्जाम होगा? तो 2 चरण पर एग्जाम होगा। पहला जो चरण होगा वो 150 क्वेश्चन का अर्थात MCQ क्वेश्चन का पेपर होगा, और दूसरा चरण होगा इंटरव्यू का। और ये जो आप 150 क्वेश्चन का रिटर्न देखेंगे, प्रति क्वेश्चन 2 नंबर होगा, अर्थात 300 नंबर का ये रिटर्न एग्जाम होगा। इंटरव्यू 30 नंबर का होगा, अर्थात टोटल ये 330 नंबर का पेपर होने वाला है। अब अगर कोई छात्र ऐसा है जिसका CGGS अच्छा है, मैथ्स रीजनिंग लैंग्वेज अच्छा है, तब तो उसको इस ADI को बहुत सीरियस वे में टारगेट करना चाहिए, क्योंकि एक तरह से आप ऐसे समझ सकते हैं कि मेंस वाला चरण नहीं है। ऑब्जेक्टिव सॉल्व करो और इंटरव्यू दो, और इंटरव्यू में बहुत ज्यादा मार्क्स भी नहीं है, तो अगर रिटर्न में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगा। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग अर्थात धारा GS असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री का एक नया बैच लेकर आ रहे हैं। कब से हम ये बैच लेकर आ रहे हैं? 10 मार्च से। ठीक है, 10 मार्च से ये बैच आएगा। शाम को ये बैच चलेगा 5 बजे से 8 बजे तक। ठीक है, ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही मोड में ये बैच अवेलेबल है। CGGS जिससे 50 क्वेश्चन आने वाला है, इस 150 क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन CGGS का होगा। तो CGGS और मैथ सब्जेक्ट से हम ये क्लास को शुरू करेंगे, तो आपको इस बैच के साथ जरूर जुड़ना चाहिए अगर आप ADI को बहुत सीरियस वे में टारगेट कर रहे हैं तो। क्लियर है? कोई और भी आपको जानकारी चाहिए हो, किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो, तो आप इस नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो को मैं यहां पर रोकता हूं। कल के इंपॉर्टेंट इवेंट पर आधारित वीडियो लेकर मैं कल दोबारा आप लोगों से मिलूंगा। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक यू।